सूर्य के उदय और अस्त को तो पूजा जाता है, मगर मध्य सूर्य को कोई नहीं पूछता। नमस्कार, मैं आर्किटेक्ट शादिल आपके साथ दोबारा इस चैनल पर उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे कि मध्य वर्गीय परिवार की, मिडिल इनकम ग्रुप कौन है? मध्य वर्गीय परिवार किसे कहा जाए? भारत सरकार के हिसाब से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एमआईजी 1 और एमआईजी 2। जो 12 लाख तक सालाना आय करते हैं, उनको कहा जाता है एमआईजी 1 और जो सालाना 18 लाख तक आय करते हैं, उन्हें कहा जाता है एमआईजी 2। जो सब साइड से पिसता है, जो सारी साइड से पिसता है, उसका नाम है मध्यवर्गीय परिवार। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़ा की तो बात क्या करें, हम ऑथराइज़ भी नहीं है, मगर एक आर्किटेक्ट होने के नाते, ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते हम घर की और मकान की बात करेंगे। आंकड़ों के हिसाब से लगभग 25% भारत की जो आबादी है, उसे हम मिडिल इनकम ग्रुप में कैटेगराइज़ कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट से जुड़ी हुई परेशानियाँ जो मध्य वर्गीय परिवार को मार्केट में झेलनी पड़ती है। पहला, अगर आप कोई फ्लैट या विला बिल्डर के साथ बुक कर रहे हैं, उस केसेस में भी बहुत सारी परेशानियाँ आती है। आपको टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो पाता, चाहे कंप्लायंस की वजह से, चाहे और भी चीज़ों की वजह से। सेकेंडली, आपके ब्रोशर में कुछ अलग नक्शा होता है और मौके पर कुछ अलग ही चीज़ एग्जीक्यूट होती है। कई बार रूम्स का साइज़ चेंज हो जाता है, कई बार स्पेसिफिकेशंस चेंज हो जाते हैं, इस तरीके की परेशानी आती है। आपने मॉडल हाउस तो जाकर देखा, मगर जो आपका एक्चुअल मकान बना, वहाँ पे स्पेसिफिकेशन कुछ और है, आपको पसंद नहीं आया। भारत सरकार को धन्यवाद कि उन्होंने रेरा जैसी एजेंसी लाई। ये लाने के बाद काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो गई हैं। परंतु कहा जाता है कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू हैव एनिमीज़। आपका मकसद कोई लड़ाई करना, कोर्ट में जाना, झगड़ा करना, ये सब तो नहीं है। आपको तो मकान चाहिए। तो इसके लिए आप यह कर सकते हैं कि आप रेप्यूटेड बिल्डर्स के साथ काम करें। अगर आप रेप्यूटेड बिल्डर्स के साथ अपना प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, तो ज़्यादातर चांसेज़ है कि आपको जो प्रॉमिस किया उन्होंने, वो चीज़ डिलीवर हो जाएगी। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप किसी आर्किटेक्ट, इंजीनियर, किसी कंसल्टेंट के साथ बात कर सकते हैं। वो आपको गाइड कर देगा कि यह बिल्डर की मार्केट रेपुटेशन कैसी है। सेकंड, अगर आपने प्लॉट खरीदा और आप स्वयं का मकान बनाना चाहते हैं, तो उसमें भी दिक्कतें आती है। आपने प्लॉट यह देख के तो ले लिया कि वो रेसिडेंशियली डाइवर्टेड है, परंतु आपने ये नहीं देखा कि वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूव्ड है या नहीं है अप्रूव्ड। यह भी आपको देखना ज़रूरी है कि वह टीएनसी अप्रूव्ड है या नहीं है। टाउन एंड कंट्री अप्रूवल का मतलब है कि वो कॉलोनी लीगल है या इल्लीगल है, ऐसा समझ लीजिए। कई बार आप ऐसा प्लॉट खरीदते हैं जो रेसिडेंशियली तो डाइवर्टेड होता है, परंतु टाउन एंड कंट्री से अप्रूव्ड नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप नगर निगम या फिर जो भी अथॉरिटी के पास जाएँगे अपना नक्शा पास कराने के लिए, तो आपका वहाँ पे बताया जाएगा कि ये कॉलोनी इल्लीगल है और आपका नक्शा पास नहीं होगा। नक्शा पास नहीं होगा, तो फिर आपको बैंक से लोन नहीं मिलेगा। मिडिल इनकम ग्रुप को तो लोन की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो अपना मकान बना पाए। अगर आपको लोन नहीं मिलेगा बैंक से, तो फिर आप एनबीएफसी के पास जाएँगे और एनबीएफसी में आपको 8% की जगह 12%, 15% इस तरह का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, जो कि एक मिडिल इनकम ग्रुप के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है। और कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट अगर इसका देखें कि अगले 15-20 साल के लिए आप हाउस लोन करवा रहे हैं, तो उस केस में ये अमाउंट बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। अब आपने रेसिडेंशियली प्लॉट खरीदा और आप नगर निगम के पास गए और आपको पता चला कि ये तो टाउन एंड कंट्री अप्रूव्ड नहीं है। अब आपने शहर में एक प्लॉट खरीद लिया, 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीद लिया। अब आपको उसपे मकान ही बनाना है, आप खेती तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? ऐसे केस में सबसे बेटर ये है कि आप जब भी खरीद रहे हैं प्लॉट, तो उसको आर्किटेक्ट इंजीनियर से चेक करा लीजिए कि इसको खरीदने के बाद इसका नक्शा पास होगा या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी। या फिर नगर निगम के ऑफिसर से या लोकल अथॉरिटी पंचायत के ऑफिसर से आप बात कर सकते हैं कि भैया मैं प्लॉट खरीदने जा रहा हूँ, इसमें कोई इल्लीगल चीज़ तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इससे आप उससे बच सकते हैं। प्रिवेंशन इसमें ज़्यादा आसान है, क्योर इसमें काफ़ी कठिन है। क्योंकि क्योर में अगर आपने खरीद लिया, खरीदने के बाद आपका नक्शा पास नहीं हो रहा है, अब आपने खरीद तो लिया प्लॉट, अब आप उसका क्या करेंगे? अगर मान लीजिए कि आप इल्लीगली उसमें बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको जो अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ से फिर प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा महँगा होता है, जैसा कि आप जानते हैं भारत में। और ये भारत एक फ्रेडरिक्स ने कहा है कि एक प्रिज़्मैटिक सोसाइटी है, मतलब कि हम डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहे हैं। तो इस केसेज़ में अगर आप लीगली कहीं पर भी फँसते हैं, तो आपको क्लियर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और आप काफ़ी ज़्यादा परेशानी में पड़ जाएँगे। इसलिए बेटर है कि आप पहले ही सारी चीज़ें देख लें। तीसरा तीसरा अगर आपने प्लॉट खरीद लिया, सारी चीज़ें सही हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि आप खुद से मकान बनाएँ, आप खुद से मकान बनाना अगर स्टार्ट करते हैं, तो क्या परेशानी आएगी आपको? ये परेशानी की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा परेशानी इसमें आती है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी सिविल ठेकेदार को हायर किया, सिविल कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को और उसने आपका फिनिशिंग प्रॉपर नहीं कर रहा है, वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, उसके साथ डिस्प्यूट हो गया, उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा समय जाता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जाती है। आप ट्रेडर्स को मटेरियल ऑर्डर कर रहे हैं, आप अपनी जॉब करेंगे, बिज़नेस पे ध्यान देंगे या फिर आप ट्रेडर्स के साथ लाइन अप करते रहेंगे कि भाई रेती क्या रेट चल रही है, गिट्टी क्या रेट चल रही है, ईंटा पहुँचा कि नहीं, ईंटा उतरा कि नहीं, गाड़ी तो नहीं फँस गई, बारिश की वजह से मुरूम नहीं मिल रहा है, बहुत सारी परेशानियाँ। और है बिल्स एंड नेगोशिएशन, सारे लोगों के बिल्स और उनके साथ नेगोशिएशन, ये काफ़ी ज़्यादा कम्बरसम है, बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें लगती है।
आप किसका-किसका बिल्स चेक करेंगे? आप प्लम्बर का बिल चेक करेंगे, आप इलेक्ट्रीशियन का बिल चेक करेंगे, आप जो टाइल्स फिटिंग कर रहा है उसका बिल चेक करेंगे, जो टाइल्स सेल कर रहा है उसका बिल्स आप चेक करेंगे, जो आपको विंडोज़ बनाकर दे रहा है आप उसका बिल्स चेक करेंगे, जो आपको डोर्स बना के दे रहा है उसका बिल्स चेक करेंगे, जो आपको चौखट बना के दे रहा है उसका बिल्स चेक करेंगे, पेंटर के बिल्स आप चेक करेंगे, पेंट जहाँ से शॉप से आप परचेज़ कर रहे हैं आप उसके बिल्स चेक करेंगे। और आप अपने काम पर हैं और कॉन्ट्रैक्टर का फ़ोन आ रहा है कि उसको तार चाहिए, खीला चाहिए, छोटी-छोटी चीज़ें चाहिए, एक गाड़ी ईंटा चाहिए, ये आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। उसके बाद साइट में भी कुछ प्रॉब्लम आती है, साइट में कुछ मटेरियल्स चोरी ना होएँ, कोई सामान कुछ उठा के ना ले जाए, साथ ही साथ जो इतनी सारी टीम्स आपकी लगती है, उनमें आपस में भी कभी कुछ डिस्प्यूट हो जाता है। सपोज़ जो टाइल्स फिटिंग कर रहा है और जो पेंटर है, उसका डिस्प्यूट हो जाए, कोई इलेक्ट्रीशियन है और जो सिविल वर्क काम कर रहे हैं, उनका डिस्प्यूट हो जाए, ये सबको भी सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको यह करना चाहिए कि अगर आपके पास खुद का प्लॉट है, सारी चीज़ें सही हैं, कंप्लायंट है, तो फिर आप नक्शा पॉइंट आ जाइए। आपका घर कंस्ट्रक्शन नक्शा पॉइंट करके देगी, साथ ही साथ टाइम बाउंड पीरियड में करके देगी, जो स्पेसिफिकेशंस आपके साथ बात हुई है उस पे डिलीवर होगा और किसी भी तरह का हैसल नहीं होगा, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से, जितने शौक से आप स्टार्ट करते हैं, उतने ही शौक से आपका प्रोजेक्ट एंड तक भी चलेगा। और दुष्यंत कुमार की लाइन यहाँ पर याद आती है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। इसमें नक्शा पॉइंट प्रतिबद्ध है और कटिबद्ध है, लगातार प्रयास कर रहा है और यदि आपके शहर में नक्शा पॉइंट नहीं है, हम जल्द से जल्द आपके शहर भी आने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, जिससे हम आपको ऐसी बातें बताते रहेंगे, जिससे कि आपका जो ड्रीम हाउस है, वो अचीव करने में आपको कहीं पे भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत-बहुत धन्यवाद।